भारतीय सिनेमा में जब भी किसी ऐसे नाम की बात होती है जिसने दशकों तक स्टारडम को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक सिस्टम में बदला, तो चिरंजीवी का नाम सबसे ऊपर आता है। आम दर्शक उन्हें एक सुपरस्टार, मेगा स्टार या तेलुगु सिनेमा की पहचान के रूप में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि चिरंजीवी की असली ताकत कैमरे के सामने से कहीं आगे, कैमरे के पीछे और उससे भी आगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में छिपी हुई है। यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता है जिसने साइलेंट इन्वेस्टमेंट के जरिए खुद को अरबती स्तर की नेट वर्थ तक पहुंचाया। भारत में फिल्म इंडस्ट्री को अक्सर एक हाई रिस्क प्रोफेशन माना जाता है। यहाँ करियर हिट और फ्लॉप के बीच झूलता रहता है और स्टारडम भी स्थायी नहीं होता। लेकिन चिरंजीवी की कहानी इस सोच को चुनौती देती है। उन्होंने बहुत पहले ये समझ लिया था कि अगर सिर्फ फिल्मों पर निर्भर रहा गया तो आर्थिक स्थिरता हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने करियर के चरम पर ही ये सोचना शुरू कर दिया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में असली पैसा कहां बनता है। यही सोच उन्हें सामान्य अभिनेता से एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की दिशा में ले गई। चिरंजीवी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका शुरुआती संघर्ष किसी भी आउटसाइडर की कहानी से अलग नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें सिनेमा में पहचान मिली, उन्होंने सिर्फ फेम और फीस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंडस्ट्री की संरचना को समझने की कोशिश की। कौन कंटेंट बनाता है, कौन उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन प्लेटफॉर्म का मालिक है और पैसा किसके पास लंबे समय तक टिकता है। यही सवाल उनकी सोच की नींव बने। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत जैसे देश में एंटरटेनमेंट सिर्फ कला नहीं बल्कि एक विशाल बिजनेस है। टेलीविजन नेटवर्क, केबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हाउस, स्पोर्ट फ्रेंचाइजी और मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सभी मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां रेवेन्यू लगातार बहता रहता है। चिरंजीवी उन शुरुआती सितारों में से थे जिन्होंने ये पहचाना कि स्टार बनने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम का हिस्सा बनना बल्कि सिस्टम का मालिक बनना। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह थी कि वे कभी बहुत ज्यादा शोर में नहीं रहे। न उन्होंने बड़े इंटरव्यू में अपने बिजनेस की बात की, न ही इसे अपनी पब्लिक इमेज का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि इन इन्वेस्टमेंट्स को साइलेंट कहा जाता है। जब दर्शक उन्हें फिल्मों, राजनीति या सामाजिक कार्यों में देख रहा था, उसी समय वे टेलीविजन, मीडिया और स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। आज जब हम चिरंजीवी की अनुमानित नेट वर्थ की बात करते हैं तो ये सिर्फ उनकी फिल्मों की फीस से नहीं बनी है। असल में ये उस लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा है जिसमें उन्होंने ऐसे एसेट्स चुने जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है इनकम और वेल्थ के बीच का अंतर। इनकम आती है और खर्च हो जाती है, लेकिन वेल्थ सिस्टम से बनती है और चिरंजीवी ने यही किया। उनकी कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रिटी सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये भारत में बदलते एंटरटेनमेंट मॉडल की कहानी है। एक ऐसा दौर जब अभिनेता सिर्फ कलाकार नहीं रहे बल्कि ओनर, पार्टनर और इन्वेस्टर बनने लगे। चिरंजीवी इस बदलाव के शुरुआती चेहरों में से एक थे। उन्होंने ये साबित किया कि अगर सही समय पर सही सेक्टर में निवेश किया जाए तो फेम को फाइनेंशियल पावर में बदला जा सकता है। इस संदर्भ में ये भी समझना जरूरी है कि उन्होंने जोखिम को कैसे मैनेज किया। उन्होंने कभी अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया। उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहा। मीडिया, टेलीविजन, स्पोर्ट्स और फिल्म प्रोडक्शन, ये वही स्ट्रैटेजी है जिसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस अपनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चिरंजीवी ने ये सब एक अभिनेता होते हुए किया, और वो भी उस समय जब भारत में इस तरह की सोच बहुत आम नहीं थी। इस वीडियो सीरीज में हम चिरंजीवी के उन 4 साइलेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने उनकी फाइनेंशियल पहचान को पूरी तरह बदल दिया। हम समझेंगे कि कैसे टेलीविजन नेटवर्क में हिस्सेदारी, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की पकड़, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में भागीदारी और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार बनाया जिसने उन्हें सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। पार्ट 1 का मकसद यही है कि हम चिरंजीवी की सोच, उनके समय की परिस्थितियों और उस बड़े सवाल को समझें, आखिर एक अभिनेता अरबपति कैसे बनता है, वो भी बिना रोज सुर्खियों में आए। आगे के हिस्सों में हम इन इन्वेस्टमेंट्स की गहराई में जाएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी था कि ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि विजन, धैर्य और सिस्टम को समझने की कहानी है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि चिरंजीवी ने सिर्फ एक अभिनेता की तरह नहीं बल्कि
एक लॉन्ग टर्म थिंकर की तरह अपने करियर को देखा, तो अब समय है उन 4 साइलेंट इन्वेस्टमेंट्स को विस्तार से समझने का, जिन्होंने उनकी वेल्थ को असली मजबूती दी। ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर यह साफ होता है कि चिरंजीवी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किस हिस्से को चुना और क्यों वही हिस्से सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए। सबसे पहले बात करते हैं टेलीविजन नेटवर्क ओनरशिप की। भारत में, खासकर रीजनल मार्केट में, टेलीविजन हमेशा से एक स्थायी रेवेन्यू मशीन रहा है। जब फिल्में हिट या फ्लॉप होती हैं, तभी टीवी चैनल हर दिन चलते हैं, हर घंटे विज्ञापन दिखाते हैं और हर साल ग्रो करते हैं। चिरंजीवी ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। इसी सोच के तहत उन्होंने मां टीवी जैसे रीजनल टेलीविजन नेटवर्क में हिस्सेदारी ली। ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि तेलुगु दर्शकों तक पहुंचने का एक डायरेक्ट सिस्टम था। यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। एक अभिनेता के तौर पर आप कंटेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक चैनल के मालिक के तौर पर आप कंटेंट की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करते हैं। कौन सा शो आएगा, किस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे जाएंगे और विज्ञापन का पैसा कहां से आएगा, ये सब चैनल के बिजनेस मॉडल का हिस्सा होता है। जब मां टीवी बाद में एक बड़े मीडिया ग्रुप को बेचा गया, तो चिरंजीवी की हिस्सेदारी की वैल्यू सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई। ये वही फर्क है जो इनकम और एसेट के बीच होता है। दूसरा साइलेंट इन्वेस्टमेंट था कंटेंट और केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भागीदारी। आम दर्शक अक्सर ये नहीं समझ पाता कि असली पावर कंटेंट बनाने वाले से ज्यादा उसे पहुंचाने वाले के पास होती है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट कितने घरों तक पहुंचेगा। चिरंजीवी ने iQuest जैसे केबल और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े बिजनेस में डायरेक्टर के तौर पर भूमिका निभाई। ये ऐसा सेक्टर है जहां रोज का रेवेन्यू आता है और रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा ये होता है कि ये ट्रेंड पर नहीं चलता। चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क और कंटेंट सप्लाई चलती रहती है। ये बिजनेस बहुत कम दिखता है, लेकिन बहुत मजबूत होता है। यही वजह है कि बड़े मीडिया हाउस सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल चाहते हैं। चिरंजीवी ने भी यही किया। उन्होंने उस पाइपलाइन में निवेश किया जिससे एंटरटेनमेंट हर घर तक पहुंचता है। तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ओनरशिप। भारत में पिछले एक दशक में स्पोर्ट्स लीग्स एक बड़े बिजनेस मॉडल के रूप में उभरी है। फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन जैसी लीग्स सिर्फ खेल नहीं रही, बल्कि मीडिया प्रॉपर्टी बन चुकी है। चिरंजीवी ने इस बदलाव को जल्दी पहचान लिया और ISL, प्रो कबड्डी और अन्य स्पोर्ट्स वेंचर्स में हिस्सेदारी ली। स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी का असली फायदा तुरंत नहीं दिखता। शुरुआती सालों में ये निवेश घाटे में भी जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे लीग मजबूत होती है, ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे फ्रेंचाइजी की कीमत कई गुना हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शुरुआती दौर में IPL टीमों की कीमत थी और आज उनकी वैल्यू। चिरंजीवी ने स्पोर्ट्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में देखा। चौथा और सबसे कंट्रोल वाला इन्वेस्टमेंट है फिल्म प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। अंजना प्रोडक्शंस और बाद में कॉनिडेल प्रोडक्शन कंपनी के जरिए चिरंजीवी और उनका परिवार सिर्फ फिल्मों में काम नहीं कर रहा था, बल्कि फिल्मों का मालिक भी बन रहा था। जब आप एक फिल्म में सिर्फ अभिनेता होते हैं, तो आपको एक तय फीस मिलती है, लेकिन जब आप प्रोड्यूसर होते हैं, तो आप बॉक्स ऑफिस, सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स हर जगह से कमाई करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस एक कंटेंट लाइब्रेरी बनाता है। समय के साथ पुरानी फिल्मों की वैल्यू भी बढ़ती है। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चिरंजीवी की फिल्मों और उनके बैनर की फिल्मों का एक अलग मार्केट बन चुका है। ये वही स्ट्रक्चरल वेल्थ है जो सालों तक चलती रहती है। इन चारों इन्वेस्टमेंट्स को अगर एक साथ देखा जाए, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। चिरंजीवी ने हमेशा ऐसे सेक्टर चुने जहां कंट्रोल, स्केल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। उन्होंने कभी सिर्फ नाम या शोहरत के लिए पैसा नहीं लगाया। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक सिस्टम था, एक लॉजिक था। यही वजह है कि ये इन्वेस्टमेंट साइलेंट थे, लेकिन बेहद असरदार। इस पार्ट का सार यही है कि चिरंजीवी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ एक कलाकार की नजर से नहीं, बल्कि एक बिजनेस इकोसिस्टम की तरह देखा। उन्होंने ये समझा कि असली ताकत स्क्रीन पर दिखने में नहीं, बल्कि उस स्क्रीन को चलाने वाले सिस्टम में होती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इन इन्वेस्टमेंट्स का उनके करियर, इंडस्ट्री और भविष्य पर क्या असर पड़ा
और ये मॉडल आगे चलकर कितना प्रासंगिक रहने वाला है। अब तक हमने ये समझ लिया कि चिरंजीवी ने कौन कौन से साइलेंट इन्वेस्टमेंट किए और वे तकनीकी रूप से कैसे काम करते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली परीक्षा तब होती है जब हम उसके असर को देखते हैं। यानी इन फैसलों ने चिरंजीवी के करियर, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव डाला। ये पार्ट इसी विश्लेषण पर केंद्रित है, क्योंकि यहीं से चिरंजीवी का मॉडल सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखता है करियर सिक्योरिटी में। फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता का करियर हमेशा अनिश्चित रहता है। उम्र बढ़ती है, ट्रेंड बदलते हैं, नए चेहरे आते हैं। लेकिन चिरंजीवी के मामले में ये जोखिम काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। जब उनकी फिल्मों की फ्रीक्वेंसी कम हुई या वे राजनीति में गए, तब भी उनकी इनकम रुक नहीं गई। टेलीविजन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रोडक्शन हाउस लगातार रेवेन्यू जनरेट करते रहे। ये वही फर्क है जो एक सैलरी और एक बिजनेस इनकम के बीच होता है। दूसरा बड़ा असर है नेगोशिएशन पावर। जब आप सिर्फ अभिनेता होते हैं तो आप प्रोड्यूसर और स्टूडियो पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब आपके पास खुद के प्लेटफॉर्म, प्रोडक्शन और मीडिया एसेट्स होते हैं तो पावर बैलेंस बदल जाता है। चिरंजीवी जब किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो वे सिर्फ एक कलाकार नहीं होते बल्कि एक सिस्टम के प्रतिनिधि होते हैं। इससे उन्हें बेहतर डील्स, बेहतर कंट्रोल और बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलते हैं। तीसरा असर दिखता है फैमिली वेल्थ ट्रांसफर में। चिरंजीवी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। कोनिदेल प्रोडक्शन कंपनी आज उनके बेटे रामचरण के नेतृत्व में चल रही है। इसका मतलब यह है कि वेल्थ सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही बल्कि एक फैमिली इंस्टीट्यूशन बन गई। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ज्यादातर फिल्मी परिवारों में वेल्थ व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाती है। चौथा असर है इंडस्ट्री माइंडसेट शिफ्ट। चिरंजीवी जैसे बड़े स्टार जब इस तरह के बिजनेस मॉडल अपनाते हैं तो इंडस्ट्री उन्हें फॉलो करती है। आज हम देखते हैं कि कई अभिनेता प्रोडक्शन, OTT प्लेटफॉर्म्स, स्पोर्ट्स टीम्स और स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसकी नींव उन सितारों ने रखी जिन्होंने बहुत पहले ये दिखा दिया था कि एक्टिंग के बाहर भी एक मजबूत दुनिया है। चिरंजीवी इस बदलाव के साइलेंट आर्किटेक्ट्स में से एक है। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो चिरंजीवी मॉडल और भी ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। आज का एंटरटेनमेंट वर्ल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म हो चुका है। थिएटर, टेलीविजन, OTT, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिनके पास कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल है, वही लंबे समय तक टिक पाएंगे। चिरंजीवी के इन्वेस्टमेंट्स इस नए दौर के लिए पहले से तैयार है। OTT के बढ़ते प्रभाव को देखें तो कंटेंट लाइब्रेरी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। पुरानी फिल्में, रिमास्टर वर्जन, एक्सक्लूसिव राइट्स, ये सब आने वाले समय में और भी ज्यादा पैसा बनाएंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू भी समय के साथ बढ़ती है, खासकर जब लीग्स स्थिर हो जाती है। टेलीविजन भले ही बदले, लेकिन लोकल और रीजनल ऑडियंस के लिए इसका महत्व अभी भी बहुत बड़ा है। एक और महत्वपूर्ण असर है रिस्क मैनेजमेंट। चिरंजीवी का पोर्टफोलियो इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर एक सेक्टर डाउन होता है तो दूसरा उसे बैलेंस कर लेता है। यही कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसे उन्होंने बहुत सहजता से अपनाया। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ स्टार वाली नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी इन्वेस्टर जैसी थी। इस पार्ट का सबसे बड़ा टेकवे यही है कि चिरंजीवी ने फेम को कभी एंड गोल नहीं माना। उनके लिए फेम एक टूल था जिससे वे सिस्टम में एंट्री कर सके। असली लक्ष्य था लॉन्ग टर्म कंट्रोल और स्टेबिलिटी। यही वजह है कि आज भी दशकों बाद वे न सिर्फ प्रासंगिक हैं, बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी बेहद मजबूत है। अगले और आखिरी पार्ट में हम इस पूरी कहानी को समेटेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आम व्यक्ति, युवा प्रोफेशनल या क्रिएटर इस मॉडल से क्या सीख सकता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ चिरंजीवी की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो फेम को वेल्थ में बदलना जानती है। अब जब हमने चिरंजीवी के पूरे फाइनेंशियल सफर, उनकी साइलेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उसके लॉन्ग टर्म असर को विस्तार से समझ लिया है, तो इस आखिरी पार्ट में जरूरी है कि हम इस पूरी कहानी को एक बड़े फ्रेम में देखें। क्योंकि ये सिर्फ एक सुपरस्टार के अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस माइंडसेट की कहानी है जो फेम को स्ट्रक्चरल वेल्थ में बदलना जानता है। सबसे पहली और सबसे अहम सीख ये है कि इनकम और वेल्थ एक जैसी चीजें नहीं है।
चिरंजीवी ने अपने करियर की शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि फिल्म की फीस इनकम देती है, लेकिन ओनरशिप वेल्थ बनाती है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा ऐसे सेक्टर्स चुने जहां कंट्रोल और लॉन्ग टर्म वैल्यू हो। टेलीविजन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रोडक्शन कंपनी और स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। दूसरी बड़ी सीख है सिस्टम के अंदर घुसने की सोच। ज्यादातर लोग सिस्टम में काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। चिरंजीवी ने एक्टिंग को सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। स्टारडम उनके लिए एंड गोल नहीं था, बल्कि एक लीवर था जिससे वे बड़े प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस तक पहुंच सके। यही सोच उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। तीसरी सीख है साइलेंट ग्रोथ। आज के दौर में जहां हर इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया पोस्ट बन जाता है, चिरंजीवी का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने कभी अपने बिजनेस को ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि बिजनेस को काम करने दिया। यही वजह है कि जब लोग उनकी नेटवर्थ पर नजर डालते हैं तो वे चौंक जाते हैं। साइलेंट इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं, स्ट्रक्चर पर टिके होते हैं। चौथी और बेहद जरूरी सीख है डाइवर्सिफिकेशन। चिरंजीवी ने कभी एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं किया। अगर फिल्म इंडस्ट्री स्लो हुई तो टेलीविजन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे थे। अगर मीडिया में बदलाव आया तो स्पोर्ट्स और कंटेंट लाइब्रेरी ने बैलेंस किया। ये वही स्ट्रैटेजी है जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस अपनाते हैं, और यही स्ट्रैटेजी किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिरंजीवी का मॉडल सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है? जवाब है नहीं। उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो सिर्फ पैसा या फेम नहीं था, बल्कि लॉन्ग टर्म सोच थी। एक आम व्यक्ति भी अगर ये समझ ले कि उसे सिर्फ जॉब या शॉर्ट टर्म इनकम पर नहीं, बल्कि एसेट्स और सिस्टम पर ध्यान देना है, तो वही सोच छोटे स्तर पर भी काम कर सकती है। आज के समय में प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। अब टेलीविजन के साथ OTT है, केबल के साथ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्पोर्ट्स के साथ ई स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है। जो प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है वही असली गेम खेलता है। चिरंजीवी की कहानी इसी प्रिंसिपल का जीता जागता उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि चिरंजीवी सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे एक इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो दिखाता है कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं, तो फेम को टाइम से पहले खत्म होने वाली चीज नहीं, बल्कि जनरेशन तक चलने वाली वेल्थ में बदला जा सकता है। अब सवाल आपसे, अगर आज आपके पास कोई एक स्किल, प्लेटफॉर्म या पहचान है, तो आप उसे सिर्फ इनकम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या वेल्थ बनाने के लिए? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और डीप और एक्सप्लेनेटरी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस सोच से जुड़ सकें।